फंक्शन नाम का चैप्टर है हमारा। इसमें ना रिलेशंस वाला जो टॉपिक है उसको मैं अलग से कराऊंगा है। मैं फंक्शन पे ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर लेते हैं क्या से हमने डिफाइन किया था। एक मिनट ज्वाइन कर दो इनको। हाँ, इस तरह से ये डिफाइंड होता था कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक मिनट है, ये शुरू। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है ना। अ फंक्शन f is a rule which associates each element of A with a unique element of B. ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम, यहां a लिखता हूं और यहां पर b लिखता हूं, ठीक है ना। इसको तो यहां पर क्या होता है, जैसे एक सेट है आपके पास a, एक सेट आपके पास b है, तो f a और b के एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है, ठीक है ना। यहां पर सपोज करो कुछ एलिमेंट्स हैं और यहां सपोज करो कुछ एलिमेंट्स यहां भी हैं, ठीक है ना। दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। अच्छा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है। आपको पता है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, रिलेशन एक रूल होता है। तो यहां पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी यूज्ड। ये जो ए वाला सेट है ना, इसके हर एक एलिमेंट यूज होने चाहिए, एसोसिएशन में होने चाहिए। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूज्ड ओनली वंस। एक ही बार यूज होना चाहिए, है ना। ये हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। और ठीक है, इन इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली लिख रहा हूं हमें, जो मैंने ये ऊपर लिखा है इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि आपको पता है कि जो फंक्शन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन होता है। दूसरी चीज, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज a का fa के साथ एक एसोसिएशन जरूर होगा। बिलोंग्स टू द एसोसिएशन मतलब फंक्शन, मतलब ये फॉर ऑल, यानी कि एक्स ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, है ना ये, ठीक है ना। यहां पर हम क्या बोलते हैं, तीसरा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इक्वल टू एफ एक्स लिखूं, तो ठीक है ना, तो x इक्वल टू ए लिखूं तो a कहां से ले रहा हूं मैं, a वाले सेट से ले रहा हूं, और मुझे y क्या मिल रहा है, fa मिल रहा है, और ये जो fa मिल रहा है ये कहां से मिल रहा है मुझे, b वाले सेट से मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि 3.7 में क्या लिखा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मतलब है ना, जैसे x इक्वल टू ए है, ये आपका इनपुट हो गया, और x इक्वल टू ए की इमेज हम बोलेंगे fa, यानी हम बोलेंगे fa इज इमेज ऑफ a, ठीक है ना। fa को बोलेंगे इमेज ऑफ a, हाँ ऐसे ये हम बोलते हैं, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, ये तो हो गई फंक्शन की डेफिनेशन जो हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम लोग पहले से ही। अब एक चीज, नई चीज, हेलो ग्राफिकली फंक्शन को कैसा सर लास्ट पेज पे चले जाइए, है, लास्ट पेज पे चले जाइए।
एक बार जोर जोर से बोलो बच्चे। अच्छा सर पेज सर ये लास्ट इमेज वाली चीज फिर से बता दीजिए। रुकिए, यस सर हाँ मैं बताता हूँ, दोबारा बिल्कुल बताता हूँ। ये देखो कहाँ, ये ऊपर वाला क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। अब देखो यहां तक डेफिनेशन क्लियर है, बेसिकली एसोसिएशन है। मुझे ये वाला जो सेट है ना, इसके हर एक एलिमेंट को यूज करना है, एक बार यूज करना है हर एक एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर वो कोई भी एलिमेंट छूट गया तो फिर वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। आपको पता ना, फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। कंप्लीटनेस, इसको कंप्लीटनेस बोलते हैं, और इसको यूनिकनेस बोलते हैं, यूनिकनेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, अब जो मैंने ये प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको, ये जो मैं 3 प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं यहां पर, ये प्रॉपर्टीज क्या लिख रहा हूं देखो। मैं ये कह रहा हूं कि जो फंक्शन है ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये वाली चीज समझ में नहीं आई आपको कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी याद है सबको, कार्टेशियन यस सर प्रोडक्ट, है ना। तो फंक्शन एक रिलेशन ही तो होता है। Yes, sir. अ फंक्शन इज अ रिलेशन। तो रिलेशन है, तो रिलेशन भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। ये दूसरा चीज ये बोल रहा है कि जो x का कोई भी एलिमेंट ले लो, कहता उसकी एक इमेज होगी। ये तो कह रहा है, और क्या है ना। सेकंड वाला सर बोल मतलब रहा है, आउटपुट को इमेज कहा गया है। हाँ एफ ए आपका इमेज हो गया, ये आपकी इमेज हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह रहा है हर ऑब्जेक्ट का एक इमेज जरूर होती है, ठीक है ना। इसको मैं देखो ग्राफिकली समझाता हूं आपको। और तीसरा वाला कह रहा है कि भैया आप जो x की वैल्यू आप डालोगे तो आपको y की वैल्यू कुछ मिलेगी, कह रहे हैं फॉर एवरी, जैसे आपने x की जगह a डाल दिया तो आपको y की जगह fa मिल गया। तो एक इनपुट आउटपुट का पेयर मिलता है आपको, ये कह रहा है, जिसको a वाले को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट और fa को बोलते हैं a की इमेज, ठीक है ना। ये बोला मैंने, ठीक है। अब मैं इसको देखो फिगर से समझाता हूं आपको। ये देखो हैं, जैसे सबसे पहले मैंने मान लो एक एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन मतलब फंक्शन है 1 2 3, ये मैंने बनाया f इज अ फंक्शन फ्रॉम, ये a है और ये b है। यहां पर a रखा, यहां पर b रखा, यहां पर c रखा। ये जो 1 है ना, 1 चला गया a के साथ एसोसिएटेड, 2 चला गया मान लो b के साथ, बस। अब बताइए क्या ये फंक्शन है। नो सर। नो No, सर sir. Completeness नहीं. ये फंक्शन नहीं है आपका। क्यों नहीं है? तो सारे एलिमेंट्स सर यूज एक ये के सारे सारे एलिमेंट, element use हुए। ये कंप्लीटनेस वाली जो प्रॉपर्टी होती है, सारे एलिमेंट नहीं यूज हुए, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखो, वन ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ और 3 ए के साथ भी। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? नो नो सर क्यों? सारे एलिमेंट यूज हो गए। Sir, uniqueness सर नहीं. सर ज्यादा यूनिक हो के गया। 2 इमेज हैं हाँ सर, 2 तो इमेज। हाँ, इसमें जो यूनिकनेस वाली बात है ना, यूनिकनेस, हर एलिमेंट, यहाँ यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ठीक है ना, अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो f3 की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, a भी मिल रहा है और f3 की 2 वैल्यूज मिल रही है, c भी मिल रहा है। तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट, है ना। एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं हो सकती, है ना। 1 ऑब्जेक्ट 1 इमेज, एक ऑब्जेक्ट की केवल एक ही इमेज हो सकती है, 2 इमेज नहीं हो सकती। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूनिकनेस, जो ये दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं था। सही है? यस सर। हाँ। यस अब देखो, अब फंक्शन को ना एक और तरीके से हम लोग
देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि भैया फंक्शन जो है ना एक मशीन है, समझ लो आप, यस सर, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट है आएगा। ना। ये आपका फंक्शन है जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। तो यहां से इस पाइपलाइन में हम लोग एक्स नाम का इनपुट दे रहे हैं और यहां से आपको वाई नाम का आउटपुट मिल रहा है। फंक्शन उस है ना, इस जो भी आपने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। तो फंक्शन कैन बी ट्रीटेड लाइक अ इनपुट आउटपुट मशीन है। इनपुट आउटपुट मशीन। ऊपर क्या बोला गया इसको? ऊपर बोला गया इसको ऑब्जेक्ट इमेज ना। यस हाँ, इनपुट को ऑब्जेक्ट बोला गया है और आउटपुट को ऊपर इमेज बोला गया है। यहां पर इसको इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो ये जो x है आपका, ये आपका इनपुट है और जो आपको y मिलेगा ये आपका आउटपुट मिलेगा। सही है, यही है। यस हाँ यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, इनपुट आउटपुट का हम एक पेयर बना लेंगे, एन ऑर्डर पेयर containing input and output can be plotted, है ना, in xy plane। हम एक xy प्लेन बना लें जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं ना। कोऑर्डिनेट प्लेन पे Yes, sir. xy का Yes, sir. पेयर प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फंक्शन के ग्राफ होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी फंक्शन कैन बी प्लॉटेड है ना, है ना, इन कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं। यस ये यस चीज, सर। हाँ, कोऑर्डिनेट प्लेन पे। यही फंक्शन की ब्यूटी भी है, इसीलिए हम फंक्शन को पढ़ते भी है कि हर फंक्शन का हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग वेरियस इनपुट आउटपुट पेयर को। ठीक है ना। अच्छा, अब उसका ग्राफ कैसा होगा? जो ग्राफ बनेगा वो पता क्या होगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्राफ की, नोट करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इफ वी ड्रॉ a perpendicular, a line perpendicular to x axis, अगर आप x axis पे अगर perpendicular ड्रॉ करोगे तो it will cut the graph at only one point। केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा अगर करेगा तो, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने सपोज करो एक बंदे ने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, मान लो ऐसा ग्राफ बना, ये आपका ग्राफ बना है, तो क्या मैं इस y इक्वल टू एफ एक्स को फंक्शन बोल सकता हूं? नो सर। नो नहीं, नो सर क्योंकि x एक्सिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, इस जगह पर परपेंडिकुलर बनाता हूं, तो ये ग्राफ को कितने जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा तीन है। जगह यानी कि एक इनपुट पे आपको 3 आउटपुट मिल गए। क्यों? मतलब अगर मान लो Yes, sir. इनपुट आप x एक्सिस में देखते हो ना, यहां से मान लो आपने x इनपुट डाला, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y1, इसके x, y2, इसके x, y3। एक इनपुट के लिए आपको 3 आउटपुट मिले। फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। नो सर नो ठीक है ना। यानी कि सर हाँ स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन फिर 2 वैल्यूज देता है, हाँ, ये फंक्शन नहीं हुआ। तो वो इसका फंक्शन नहीं है। मतलब, इसका यस एग्जैक्टली यही मैं बताने जा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ये कह रहे हो आप, यस सर। या x का स्क्वायर कह रहे हो?
नहीं यही कह रहा हूँ। हाँ यही कह रहे हो गया, स्क्वायर रूट बोला था आपने। तो देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, पता क्या होता है इसका ग्राफ? इसका ग्राफ ऐसे होता है। बस आप बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? इसका ग्राफ ऐसे होता है। आपने कैसा सोचा था? कहीं आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि इसका ग्राफ ये होगा पूरा पैराबोला? आपने ऐसा सोचा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। अरे भैया स्क्वायरिंग तो मैंने किया ना, स्क्वायरिंग थोड़ी था क्या स्क्वायरिंग? सर No, sir. y is equals to root x पे तो एक ही हाँ। पॉइंट होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स नेगेटिव वाई तो देगा ही नहीं ना। ये सर हमेशा पॉजिटिव। हाँ, तो इसलिए केवल ये वाला जो ऊपर वाला हाफ है ना, वही इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकल। ये नीचे वाली लाइन नहीं होगी। ये आपका फंक्शन का ग्राफ ये होगा y इक्वल टू रूट एक्स। ये फंक्शन बन गया। लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये वाला फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है? Sir, parabola. हाँ, अब ये बनेगा कंप्लीट पैराबोला। ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन सही है ना? और ये दोनों डिफरेंट है भाई। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दोनों डिफरेंट चीज है। सही है? तो आइडेंटिफाई करना आ गया आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। हाँ। अच्छा, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से टाइप के आप फंक्शंस पढ़ते हो? नाम से जिनको जानते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। टाइप्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन। देखो फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के होंगे। 1 1 और 1 ना ना ना, वो टाइप्स हो गए, एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंशियल। ट्रांसीडेंशियल में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक में आते हैं आपके क्या क्या? एल्जेब्रिक में बहुत सारे आते हैं। एल्जेब्रिक की तो बहुत बड़ी ब्रांच है। पहला आपका आ गया पॉलिनोमियल्स, Yes, sir. दूसरा आप रैशनल एंड इरेशनल्स हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी आप और पढ़ोगे, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। डेफिनेशन इसके नाम में, इसको अगर मैं इसके अगर वर्ड मीनिंग को तोड़ूं तो क्या मतलब हो रहा है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस का क्या मतलब हुआ? ऐसे फंक्शंस जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉड, एग्जाम्पल के लिए सिग्नम। सिग्नम नहीं सुना होगा आपने, या सुना है? सर पढ़ा। yes, sir. तीसरा आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पढ़ा है सर। चौथा पढ़ा है। है ना लीस्ट सर ये इंटीजर। सब 11th में हो चुका। हाँ, अभी उसको डिटेल में पढ़ना है आपने। 11th में तो खाली 5 चीजें पढ़ी थी ना। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सही है? ये आपके पूरा फंक्शंस का क्लासिफिकेशन है। इस पूरे क्लासिफिकेशन को मैं ना एक वर्ड से एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैंने आपको यूज कराया होगा कभी, आइलेट, Yes, sir. यस सर। इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये देखो 4 ये रहे, एल्जेब्रिक 5वां रहा। एल्जेब्रिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ
फंक्शंस। अब इस पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक 11th में पढ़ चुके हो, एक्सपोनेंशियल पढ़ा चुका हूं, लॉगरिथमिक पढ़ा चुका हूं, इनवर्स भी आप पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल भी पढ़, सब आप सारे फंक्शंस को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। अब इनको डिटेल में पढ़ने की Yes, sir. हाँ टाइम आ गया कि इनको हम डिटेल्स में पढ़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो चीजों को हम डिफाइन करेंगे। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ये भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कोई डिफाइन करेगा इसको मेरे लिए? डिफाइन डोमेन ऑफ अ फंक्शन। Sir, input A values. set of possible inputs. Input set of So- input values हाँ। in a function. The values which a function can take as input. ठीक है, बिल्कुल सही है, हम इतना ही रखते हैं इसको, द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ना। y equal to fx is a function, the set of all possible input, है ना। मेरे ख्याल से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, Yes. मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस याद दिलाने के लिए है बस खाली ये। Yes. Yes. रेंज ऑफ पूरा डेफिनेशन हमने 11th में पढ़ रखा है, तो पूरे डेफिनेशंस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, बस खाली। तो इसका रेंज क्या होगा? The set of possible outcomes. Outputs. Set of possible outcomes. नो, द सेट ऑफ आउटपुट्स, पॉसिबल नहीं, हाँ सर, possible outputs. एग्जैक्ट आउटपुट्स वो डोमेन होता था. प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन, ये आपका रेंज होगी। और आपको पता है रेंज क्या होता है? आउटपुट। तीसरा वाला क्या था इसमें? कोडोमेन था। The set of possible outcomes. कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, मतलब जहां से मुझे आउटपुट लेने हैं। इसको हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ, इसको बोलेंगे पॉसिबल आउटपुट ना। Yes. हाँ, तो ये मैंने, ठीक है ना, बस एक बार याद दिलाने के लिए लिख दिया है ये वाली चीज, ठीक है ना। अब जो आपका जो अब आगे जो चैप्टर है, आगे हम चैप्टर में करेंगे फाइंडिंग डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस, सही है मेरे ख्याल से हमने हाँ। तो कुछ रूल्स पहले पढ़ लो, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वैसे मेरे ख्याल से रूल्स। अगर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, तो डोमेन ऑफ y क्या होगा? डोमेन ऑफ y इज व्हाट? ऐसा लिख सकते हैं क्या? डोमेन ऑफ एफ Domain of एक्स fx plus domain of इंटरसेक्शन, बच्चे is intersection. हाँ, ये आपका है पहला रूल, प्लस और माइनस के लिए। दूसरा रूल, अगर y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो तो डोमेन ऑफ y कैसे निकालेंगे? सेम, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ऑलरेडी किए कि नहीं किया हम लोग ऐसा? Yes, sir. हाँ। तीसरा वाला ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, y इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो तो डोमेन ऑफ y कैसे निकलता है? Sir, gx का डोमेन ले डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, ये तो है ही है। So gx not equal to 0 भी होगा। इसमें से माइनस Yes. कर देते हैं, gx not equal इसमें to से वो वाले x माइनस कर और देते gx हैं not equal to जिसके लिए, GX 0. हाँ वो x माइनस कर देते हैं जिसके लिए gx
0 उनको माइनस कर देते हैं। तो ये आपका जब डिवीजन वाला होता है तो ये एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है ना। बाकी ऐसे तो रूल बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली 3 रूल्स आपको ये मिल गए। वहां की अंडर रूट होगा तो क्या करना होगा, लॉग होगा तो क्या करना होगा, ये सब पता है ना आपको। Yes, sir. तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले दे रहा हूं, आप मुझे उसका डोमेन निकाल के बताइए, फिर मैं कुछ स्पेशल फंक्शंस को डीपली एनालाइज करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ। 11th क्लास में थोड़े सिंपल क्वेश्चंस थे, यहां थोड़े टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ x, ये वाला। ये वैसे मेरे ख्याल से इजी है, मेरे ख्याल से देखा, फिर भी वेट कर रहा हूं मैं, हाँ थोड़ा सा। बस ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको याद आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली ऑलरेडी किए हैं ना, आपको अंडर रूट है ना। अब ये बताइए अंडर रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है। So greater than Greater than 0 equals to on 0. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये खत्म हो जाएगा। gx भी तो है यहाँ पर। yes sir, Yes. not so केवल greater आएगा sir. नहीं ग्रेटर क्यों आएगा भैया, ऊपर वाला 0 भी तो हो सकता है, नीचे वाला 0 ना हो तो ऊपर वाला 0 हो सकता है ना अंडर रूट के अंदर। ये बनेगा पूरा, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 0, ऐसा कर सकता हूं। यहां पर आपका मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, सही है। Yes. अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा फिर, वेवी कर्व मेथड है, वेवी Yes. कर्व Yes. मेथड। तो मॉड ऑफ x को अगर मैं t रख लूं तो ये t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 लेस देन 0, वेवी कर्व मेथड। इसके रूट्स प्लॉट करना है, 1 आना है, यहाँ पर 2 आना है, 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड, साइन चेक किया, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए माइनस। तो ये कह रहा है कि आपका जो मॉड ऑफ t है आपका वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो मॉड ऑफ x आपका 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। अब बताइए मॉड x कैसे खोला जाता है, प्लस एक बार प्लस में खोला जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस एक बार ये माइनस में खोला जाता है। तो -2 इस तरफ, -1 इस तरफ। तो ये आपका आंसर आ गया, x आपका 1 से लेकर 2 तक और ये -2 से लेकर -1 तक। इसमें से 2 पॉइंट हटाने पड़ेंगे आपको, +2 को हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं, -2 को हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। तो आंसर आ गया कितना, -2 से -1 यूनियन 1 से 1 तो इंक्लूडेड होगा ना, यस सर 1 से 2 1 से 2 1 इंक्लूडेड होगा, 1 से 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ काट रखा है देखो 2 को। ये आपका डोमेन हो गया इस क्वेश्चन का, सही है, आसान है, यस सर ऑलरेडी किया हुआ है। अब Yes, अगर sir. कोई बच्चा यहां पर ऐसा है हमारी क्लास में जिसको ये वेवी कर्व मेथड नहीं पता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दो। यहां बताने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर है सबके पास मेरा, Yes, sir. हाँ मैं फिर भी दे देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9599701164, नोट कर लो। और जो बच्चा जिसको ये वेवी कर्व मेथड नहीं आता है वो मुझे बता देना, मैं उसको करा दूंगा। ये बहुत जरूरी है बच्चे, इसके बिना आगे बड़ी दिक्कत होने वाली है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि सबको आता होगा, वैसे नहीं आने का आता है sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. यस सर आता है। होता है, सर, पता आता है है। कई कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग छिपे हुए होते हैं और बड़ा दिक्कत होता है, फिर वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ मत बोलो क्लास में, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए हाँ भाई, अब यहां पर
दो फंक्शंस हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, बहुत आसान आसान से फंक्शंस हैं। 50% आपने पढ़ा हुआ है, 50% और पढ़ना है। सिग्नम, सिग्नम फंक्शंस कैसे लिखते हैं इसको पता है? y इक्वल टू एस जी एन एक्स, ये होता है सिग्नम फंक्शन। करता क्या है बताइए? इसके केवल 3 ही रिजल्ट्स हैं। ये 1 दे देता है जब x पॉजिटिव हो, 0 दे देता है जब x 0 हो, -1 दे देता है जब x नेगेटिव हो। सही है? Yes, sir. सिग्नम, सिग्नम का sir. मतलब है साइन ऑफ x, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसका डोमेन क्या होगा फिर इस फंक्शन का? Real number. और रियल नंबर। All real. All real. हर रियल नंबर का या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या 0 होता है। रेंज क्या होगी इसकी? 1 0 minus. इसका रेंज -1 से एक सेट आएगा माइनस, ये आपका रेंज होगी। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ भी आपको पता ही होगा। ये आपका इनपुट एक्सिस, इनपुट एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी इनपुट एक्सिस होती है, और वाई Y एक्सिस axis आपकी आउटपुट एक्सिस होती है। ग्राफ हम इनपुट आउटपुट पेयर से बनाते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज है कि नहीं, ये बताओ? Yes. पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू, अलग अलग नेचर ही शो करता है। तो ये क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव था तो ये 1 आउटपुट देता था, यानी कि 1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 3 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 4 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, यानी कि 1 मिलता चला जाएगा जो भी आप पॉजिटिव आउटपुट डालोगे। 0 पे आपको 0 मिलेगा, और -1 और -1 पे जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू Reverse- डालना स्टार्ट करोगे रिवर्स तो डायरेक्शन ये ऐसे करके, ये आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में सिग्नम फंक्शन आपका हो गया। इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट जब पहली बार पढ़ाया था तो ये प्रॉपर्टीज में ज्यादा मैंने गौर नहीं किया था आप लोगों को। प्रॉपर्टीज, अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि सिग्नम ऑफ के एक्स बोलूं मैं, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? सिग्नम ऑफ एक्स इफ के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब Yes, अगर sir. ये के नेचुरल नंबर है तो इस के का कोई मतलब ही नहीं है ना? एक्स पे डिपेंड करेगा सारा का सारा, यस सर नहीं है? यस सर। दूसरी चीज, अगर मैं x को सिग्नम ऑफ x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? बताओ फटाफट। x X. Sir, mod of x. मोड ऑफ x मिलना चाहिए, यस। mod हाँ, अगर मैं x को, मोड ऑफ x को सिग्नम ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x मुझे x मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है ना? yes बस, और क्या, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी और ये देख सकते हो आप, लेकिन अगर मैं x को सिग्नम ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूं, एक और सिग्नम ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सोच के बताना। mod x मोड x मिलेगा या x मिलेगा? सर एक्स मिलेगा। Yes, sir, x. सर सिर्फ x मिलेगा हाँ, इन ये सिग्नम ऑफ यस x, सर अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव, यानी x बच जाएगा खाली, है कि नहीं? इसमें तो कुछ था नहीं। अच्छा, तो ये सबसे सिंपलेस्ट पीस वाइज फंक्शन है। अगला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आईआईटी जेई का ना सबसे फेवरेट फंक्शन है।
y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बॉक्स फंक्शन है। क्या करता है याद है सबको, बताने की जरूरत है? यानी क्या सर करता लेफ्ट है? साइड में जो फ्रैक्शनल पार्ट या मिलेगा वो देगा। वो ले लेता है इंटीजर पार्ट। gives the integer left of लेफ्ट एक्स द इनपुट x के लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना? हाँ, तो यहां से मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका x 0 से 1 के बीच में कुछ भी हुआ तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करोगे तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यस अगर आपका x 1 से 2 के बीच में कुछ भी हुआ तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिलना चाहिए? 1 अगर आपका x 10 और 11 के बीच में हुआ तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिलना 10 चाहिए? 10 अगर आपका x -9 और -8 के बीच में हुआ तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलना चाहिए? -8 -9 लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला इंट देता है -9, ठीक है ना? तो इसका डोमेन क्या होगा पता है? डोमेन फटाफट बता दो। डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर होते हैं। रेंज क्या होगी इसकी? आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इंटीजर्स। यस सर। आपको इंटीजर्स मिलेगा। और इसका ग्राफ बहुत बार बनाया रखा, मैं बना नहीं रहा हूं इसका ग्राफ। यस इसका ग्राफ आपको जैसा बनेगा सर। हाँ, आपको स्टेप्स मिलते थे हैं, तो ग्राफ अभी हम लोग ने पढ़ा है तो मैं इसके ग्राफ पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है? मैं सीधे इसकी प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं। है प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी अब ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज पे मैं पिछले बार जब 11th में पढ़ा था तो उस पे ज्यादा नहीं गए थे, तो यहां पर मैं जाऊंगा, आगे चीज तो आती है आपको। पहली प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? सर एक्स नेक्स्ट नहीं भैया, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मतलब एक बार लो चाहे 10 बार लो, कोई फर्क पड़ना है? नो नो सर सर। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो आपका x होता है ना, ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है, यस सर। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में 1 ऐड कर दोगे तो उससे छोटा होगा। अच्छा देखो, Yes, sir. एग्जांपल देखो आप, सेकंड वाले के लिए एग्जांपल देखो आप। मान लो आपका x है 3.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हुआ? 3। आपका x बड़ा है कि नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से? यस सर तो ये मैंने बड़ा लिखा है। अच्छा, इक्वल टू कब हो सकता है? सर जब 3 होगा तभी। जब सर x 3 होगा। यानी इक्वल टू के भी चांसेस हैं। अच्छा, क्या ये 3.5 अगर मैं इस x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे 1 ऐड कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा? यस तो उससे लेकिन छोटा रहेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड वाली प्रॉपर्टी बहुत Yes. इंपॉर्टेंट। अगर आप ये बताओ, अगर किसी x पे मैं प्लस या माइनस कोई इंटीजर ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर दो और ये प्लस माइनस n को बाहर निकाल दो। क्यों कर सकता हूं ना ऐसा? यस सर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं यहां पर, अगर मैं ऐसे लेता हूं 3.5 प्लस 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या मैं इसको ले सकता हूं भैया? 3.5 का तो निकाल लेता हूं, 8 को अलग कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा ये? 3 प्लस 3 8 + 8 11। 11 अच्छा, जरा इसको अंदर ऐड करो तो जरा, तो 11.5 में जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है ना? चौथी प्रॉपर्टी, इसमें डबल स्टार लगा दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मुझे -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो मैं क्या माइनस को बाहर निकाल सकता हूं ऐसे? यस सर नो सर। ऐसे बाहर निकाल सकता हूं? सोच के बताना।
नो अरे निकाल No. निकाल सकता हूं अगर x इंटीजर हो तो, नहीं बताओ। यस सर यस। Yes, sir. यानी कि भैया माइनस बाहर निकालना चाहते हो तो x को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना Integer. पड़ेगा। लेकिन अगर x इंटीजर ना हो तो कर सकते हो क्या ऐसा? No, sir. No. No, sir. तो क्या करना पड़ेगा फिर उस केस में? -1 -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करना पड़ेगा। ये बहुत डबल स्टार वाली प्रॉपर्टी है ये। देखो एग्जांपल लेके देखो, मान लो आपको 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना हो, -3.5 का, तो क्या रिजल्ट आता है? -4 आता है, Minus. -4 ठीक है ना? तो क्या मैं इसको -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूं? ये तो -3 हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या है? -4, और यहाँ -3 आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें? So minus. -1 -1 और डालना पड़ेगा, तब ये भी 4 बन जाएगा। तो वही -1 है, ये पीछे फेंक देता है ना उसको बैलेंस करने के लिए -1 चाहिए होता है। ये प्रॉपर्टी। इसी चौथी प्रॉपर्टी का एक पांचवा है, इस पर भी आप डबल स्टार लगाओ। एक्चुअली ये वाली दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं x को और -x को ऐड करूं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, बताओ। यस, ये 0 आ सकता है, लेकिन उसके लिए इंटीजर होना पड़ेगा। Integer होना चाहिए. नहीं तो और क्या सर, आएगा? अगर इंटीजर नहीं होगा तो 0 से कम आएगा। आएगा क्या? एग्जैक्टली वैल्यू आती है भाई, Minus. -1 आ जाएगा। कैसे आएगा भैया? ऊपर वाले को ऐड करो ना जरा, -x को पीछे बाएं Yes, तरफ sir. ले। उनका difference minus. हाँ, तो ये मतलब बेसिकली ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको रीअरेंज कर दिया तो आगे ना। अरे भैया, ये -x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ ग्रेड, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। इसको -1 बच जाएगा। तो एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी के ये दो रूप हैं, दोनों में ये काफी यूजफुल है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपके हो गए, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और मुझे याद आ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, क्या मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y लिख सकता हूं? मुझे बताओ। कौन सा साइड बड़ा होगा? सर जब इंटीजर सर नहीं हाँ, होगा। नहीं नहीं आप लिख मुझे सकते। बताओ, ये इक्वल लिखा जा सकता है? इन जनरल नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता। हाँ, कभी कभी No, इक्वल भी हो sir. सकता है। मान लो अगर x और y इंटीजर है तो हाँ सर, तब लिख सकते हैं। यानी कि इक्वल टू के चांसेस बन गए। और कौन सा साइड बड़ा होगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? X plus y. सर इनमें से Yes, कोई sir. एक इंटीजर होगा तब भी इक्वलिटी आ जाएगी। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक इंटीजर होगा तो आ जाएगी। यानी कि इन जनरल तो मैंने इक्वल टू भी रखा है, एक केस में इक्वल टू भी पॉसिबल है, इन और अदरवाइज ये नॉट इक्वल होगा, है ना? सही है। लेकिन ये छोटा होगा, इतना बड़ा भी नहीं हो जाएगा ये, इससे लेकिन छोटा होगा, है ना? इसमें आप 1 स्टार लगा सकते हैं, बस मेरे ख्याल से काफी है ये आपके। So इसका ही example बता दो. अरे इसके तो कितने एग्जाम, x की वैल्यू ले लेते हैं 3.7, y की वैल्यू ले लेते हैं 4.9। अब मुझे बताइए x प्लस वाई कितना होगा? 7 7 14 16। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिया है अभी। सर 8.6। 8.6 अब जरा बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो क्या आता है? 3। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो क्या आता है? 4। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो क्या आता है? 8। जरा दोनों को ऐड करके 8 आ रहा है, देखो तो जरा। नो सर। नो सर 7 आ रहा है तब। No, sir. देखो दूसरा एग्जांपल ले लो। सर मैं यही पूछ रहा था, यहाँ पे जो लास्ट वाले में ग्रेटर देन कब आएगा? लास्ट वाले ग्रेटर देन कब आएगा? ये आ गया ना ग्रेटर देन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और इस साइड है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो ग्रेटर देन आ गया इस बार। नहीं सर, दूसरे वाले में। हाँ सर एक ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ y प्लस 1। हाँ, लेकिन अगला एग्जांपल देखो आप।
अगर x की वैल्यू ले लेता हूं मैं सपोज 3.1 और y की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3.2, अब मुझे बताइए x प्लस वाई कितना आया? सर 6.3 6.3 अब जरा इनके इंटीजर्स लो। तो इसका भी इसका कितना आया देखो, इक्वल आ गया। yes, अभी आपने एक चीज बोली थी मेरे को कि भैया इंटीजर्स होने चाहिए, देखो इंटीजर नहीं है तब भी आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से छोटा हो तो फर्क कब पड़ता है? जब दोनों फ्रैक्शन मिलके 1 बन जाए ना, क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. ऊपर देखो ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 और 0.9, तो दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कराऊंगा तो डेसिमल से बाहर आ जा रहा है वो, है ना? तब फर्क, तब आपको ये देखो इस बार ये इक्वल टू आ गया। हाँ, आप ये पूछ रहे, अच्छा ये राइट हैंड साइड कैसे बड़ा हो जाएगा? यही पूछ रहे हो बच्चे, बताओ। हाँ सर, यहाँ हो जाएगा। अरे भाई, एक जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस एक फ्रैक्शनल पार्ट का आता है बस, खाली ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 1 का आएगा, तो 1 ऐड कर दोगे तो ये साइड बड़ी नहीं हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड? यस सर। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, कहने का मतलब ये है। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, मतलब ऐसे ही ये वाला, क्योंकि जो डिफरेंस आता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 का आता है बस, ठीक है ना? तो 1 ऐड करते ही वो बाएं तरफ वाला आपका बड़ा या इक्वल हो जाएगा, बस। सही है? yes sir. हाँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्विंग इक्वेशंस एंड inequalities involving this greatest integer function। मेरे ख्याल से आपको याद आया होगा, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने इसमें आपको। yes sir. पहला ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू k हो तो x की वैल्यू क्या होती है? k से लेकर k प्लस 1। एग्जाम्पल्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3 अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 2x माइनस 3 5 से लेकर 6 के बीच में होगा, तो 2x आपका हो गया 9, इधर हो गया आपका 8, तो x आपका हो गया 4 से लेकर 9/2 के बीच में। ऐसे करके हम लोग ने किए हैं पहले, ये एक ही फॉर्मूला है बस। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन k हुआ तो क्या होगा? so k plus 1 से greater अरे भैया So, k x से, minus 1 से x. अरे नहीं, जल्दबाजी मत करो। देखो एग्जांपल ले लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 5 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की पहली वैल्यू क्या होगी? 4। 4. उससे पिछली वैल्यू क्या होगी? लेस देन बोला है तो छोटा होना चाहिए ना 5 से, तो 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, और कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। और इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर मैं खोल दूं तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? 4 से 5 तक। और ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 5 नहीं, 3 है ना वो, 3 से 4. 3 से 4 तक। और ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 से 3 तक, ठीक है? तो यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? सर वही वैल्यू जो आपको मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिल रही है और मैक्सिमम क्या मिल रही है? 5 मिल रही है। इसका मतलब है कि लेस देन 5 है तो ये कहां से कहां तक आ गया? माइनस माइनस इन्फिनिटी से k से k।
ये देखो ये ये -1 -1 नहीं बच्चे, देखो कहाँ है यार, ये 5 है देखो, और यहाँ भी 5 है देखो, तो k है तो k। लेकिन यहीं पर ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन k होता या इक्वल टू होता फिर तो k इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं और भी कुछ होता। देखो एग्जांपल लेके देखो, सर वहाँ ग्रेटेस्ट पे एंड में इक्वालिटी आ जाती है के की, x के बराबर हो सकता है। नहीं, देखते जाओ, लेस देन इक्वल टू 5, सो लेस देन k plus 1। यस। सबसे पहली वैल्यू उसको 5 मिलेगी, फिर उसको अगली वैल्यू 4 मिलेगी, फिर भाई इंटीजर वैल्यू 5 से कम इंटीजर चाहिए, इसको 5 भी चाहिए, 5 4 3 और ऐसे करके कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी तक तो जाएगा ही जाएगा है। अच्छा तो यहां पर क्या, इसको कैसे खुलेगा ये, 5 से 6, 4 से 5, 3 से 4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। अब बताइए कहां से कहां तक खुला है, माइनस 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 infinity इनफिनिटी से k plus 1। k+1 यानी ऊपर 5 था इक्वल टू में, तो 6 तक चला गया, तो इसका क्या आंसर होगा ये वाले का, माइनस इनफिनिटी से k plus 1। k+1 इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है ना हमारा 11th में कुछ। यस हाँ तो तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन k, और चौथा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k। जरा इनका फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या होना चाहिए, देखो तो जरा, इसको हटा देता हूं यहां से, है चलिए ये वाला देखता हूं पहले, तीसरा वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। Sir, x is greater than k and less than positive infinity. हाँ सर, के से लेके So इनफिनिटी greater ग्रेटर देन के में 5। इक्वालिटी है। अब देखो जब ग्रेटर देन 5 बोला है तो ये 6 से से होता हुआ, 7 7 से होता हुआ, 8 से होता हुआ इंफिनिटी तक चला positive जाएगा। infinity इसे खोलोगे तो ये आपका आ जाएगा कहां से कहां तक, 6 to 7 6 to 7, ये कहां से कहां तक, 7 to 8 7 to 8, और ये कहां से कहां तक, 8 to 9 8 to 9, ऐसे और करके till infinity इंफिनिटी। यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, infinite और infinity। सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, k ये नहीं है, देखो ध्यान से देखो, सर के K प्लस k plus 1। सर इंक्लूड करेंगे k plus। यहाँ 5 था यहाँ पर 6 है, देखो यानी एक बढ़ गया, तो यानी कि आपका जो x होगा वो इस साइड तो इंफिनिटी होगा, लेकिन इस साइड इक्वल टू है तो एक बढ़ जाएगा और इक्वल टू हट जाएगा ना, इक्वल टू हटेगा क्या, अच्छा नहीं, हाँ सर, हट जाए। ऊपर ऊपर लिखना है, सॉरी, हाँ यहाँ लिखना है, ये वाला है इक्वल टू वाला नहीं, ये वाला, हाँ तो आपका x, ये वाला कर रहा था मैं अभी, हाँ यहाँ इस साइड आपका इंफिनिटी रहेगा और इस साइड आपका रहेगा क्या, ये k था, K ये plus 5 था तो 6, तो ये k+1 और इक्वल टू आ जाएगा। इसको हटाओ यहां से, ये नहीं। अच्छा इसमें क्या होगा फिर, सर के से होगा, के से इनफिनिटी। अगर यहाँ Yes, 5 है तो सिर्फ क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, x आपका हो गया 5 से 6, यानी यहाँ पर कहा मैक्सिमम वैल्यू आई है 8, मिनिमम वैल्यू आई है 5, तो 6 की जगह 5, k तो यानी कि k x, से infinity एक चीज आप देखो ग्रेटर देन वाले में हमेशा इंक्लूजन हो जाएगा ना, k+1 करोगे तो भी इंक्लूजन हो जाएगा, k करोगे तो भी इंक्लूजन हो जाएगा। ये आपके 4 बेसिक फॉर्मूले हैं इनइक्वालिटीज के, ठीक है। यस अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3
आपका 4 और 9 के बीच में लाई करते हैं। फाइंड x, क्या करोगे? सॉल्व फॉर x अलग अलग करके सॉल्व है। देखो मैं आपको करेंगे सर। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक तरीका बताऊं ना मैं आपको। अलग देखो, अलग कर रुकिए मैं बताता हूं क्या। ये बताओ x - 3 की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 5। सर 5 अगला क्या मिलेगा आपको? 4 6। 6 4 से बड़ी मिल रही ना। और ये कहां तक मिलेगा आपको? इनफिनिट अरे नहीं भैया, सर 8 9 9 10 9 ये देखो ना ऊपर यार, जो ये फंसा हुआ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो 4 से 9 के बीच की इंटीजर देगा। 4 नहीं देगा तो 5 से शुरू, 9 देगा, इक्वल टू लगा हुआ है। जरा इसको खोलो तो क्या x - 3 कहां से जाएगा? 5 से 6। ये x - 3 कहां से जाएगा? 6 से 7। ऐसे करके लास्ट वाला आपको क्या मिलेगा बताओ? 9 से 10। 10 अब मुझे बताओ x - 3 की मिनिमम वैल्यू क्या मिली है? सर 5 मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है? 10 10 हो गया सॉल्व। यस सर। सो सही ट्रिक है। x बिलोंग्स टू 8 से 13। ये करो ना आप। कौन सा याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको? फॉर्मूला बताओ। ठीक है, यस सर। तो मैं तो सीधे डेफिनेशन यूज करता हूं भाई। मैं डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न करता हूं, डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझता हूं। मैक्सिमम चीजों में मैं कोशिश करता हूं कि यार मैं डेफिनेशन से ही करूं। फॉर्मूला कब तक याद रखें, कितना याद रखें ना। जरा एक और देखते हैं। 2x - 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस साइड है -5 और इस साइड है <55। अब ये लो, सही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक बात बताओ, 2x - 7 की सबसे पहली इंटीग्रल वैल्यू सबसे छोटी क्या तो मिलेगी? -4 -5 यार, इक्वल टू है, देखो यहां पर। अच्छा इक्वल टू है तो सर -4 हाँ -5, ठीक है। एक वैल्यू काफी है, एक वैल्यू काफी है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी? सर 54 54। यहां पर 55 पर इक्वल टू नहीं है तो 54 मिलेगी। यहां से आपको देखो, जो 2x - 7 है वो कहां से कहां तक रहेगा? -5 -5 से -4 तक बढ़ जाता है ना आगे। यस सर। और ऐसे करके ये आपका रहेगा कहां से कहां तक? 2x +54 से 53 54 से लेकर 55 तक। अरे भैया बढ़ता है, -5 पे 1 बढ़ाओगे तो -4 आता है भाई। अच्छा अब ये मुझे Yes, बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली है आपको? 55 55 सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली है आपको? -5 -5 लो देखिए, हो गया काम। 57 + 5 62, 60 और ये हो गया आपका 2। x की वैल्यू होगी आपकी 1 से लेकर 30 31। आपका आंसर आ गया। देखो क्या जरूरत पड़ी आपको, कौन सा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको? सही है, ठीक है। यस सर। अच्छा अब मैं, ये तो हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपको इसी पर। जैसे ये y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 एंड y इक्वल टू थ्राइस ऑफ x - 2। So find the value of x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, पूरा अगर लिखूं तो, इफ x and y सेटिस्फाई करते हैं द इक्वेशंस
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई, सॉरी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। करोगे ट्राई थोड़ा सा? यस सर। देखो एक्चुअली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, अभी देखो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, ऐसा लिख सकता हूं? आप बताओ सेकंड वाली इक्वेशन को। Yes, sir. मैंने एक स्टार बनाई थी ना, डबल स्टार वाली प्रॉपर्टी, अलग अलग कर सकते हैं ना। एक्स में Yes, sir. -2 इंटीजर ऐड हो रहा है, -2 ऐड हो रहा है इसमें, तो ये देखो यहां से इसको मैं कंबाइन कर दूं, एलिमिनेट कर दूं अगर, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6। तो यहाँ से आपका 3 यहाँ चला गया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 6 और 3 9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका 9 है। तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में आई है आपकी? 9 से 9 से 10। 9 से लेके 10। अभी जो बताया उसी का यूज हो रहा है। अब फिर क्या करें हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को यहाँ पुट कर दें क्या? y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 का पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना? 18 + 3 21। 21 आ गई। तो यहाँ से आपका जो x प्लस वाई है वो क्या आएगा? x 9 से 10 के बीच में है, तो x प्लस वाई आपका रेंज आ जाएगी, x प्लस वाई की ना फिक्स वैल्यू थोड़ी आएगी, x प्लस वाई की रेंज सर आएगी नहीं, 30 से 31। 30 से 31 के बीच में आ रही है, 30 से 31, 30 पे इक्वल टू भी आ जाएगा ना, यस। तो x प्लस वाई 30 से 31 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे शायद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए था। Yes, sir. Greatest integral का. 30 आ गया, 30। सही है। प्रॉपर्टी Yes, sir. एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर फिर से मॉड लगा हुआ है, फिर -1 करके ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्लोज किया, फिर मॉड को क्लोज किया, फिर -5 किया। इसका डोमेन निकालना है आपको। ये है, टफ है? सर नहीं सर। नहीं है ना? अंडर रूट है बच्चे, तो आपको पता है कि अंडर रूट अगर होता है तो अंडर रूट इरेशनल फंक्शन बन जाता है, तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो greater than 0. वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू को हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं बता सकता है कोई? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक साथ दोनों काम हो गए। इसे सॉल्व करें तो ये एक इनइक्वालिटी में बदल गई,
ग्रेटर देन 5। अब यहां पर आप याद करो, सीधे पहुंच जाओ मॉड, मॉड भी लगा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए से बड़ा हो, बाकी लोग जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे इसको, अगर मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा हो तो इसके दो आंसर होते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन X माइनस less ए। than minus a. तो बाहर वाला मॉड खुल रहा है, अंदर वाली चीज एज इट इज, या तो ग्रेटर देन 5 कर देंगे इसको, या फिर लेस देन माइनस than 5। अब आया मॉड। अभी मैंने मॉड की ग्रेटर देन बताई है, देखो अभी मैंने मॉड की ग्रेटर देन बताई है, तो ग्रेटर देन 5 है ना, याद करो अभी मैंने ऊपर आधी बताया है। ये कह रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 हो, give So range k infinity plus 1 से से k सर plus mod x हाँ तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 आपका k प्लस 1, 5 के यहाँ 6 हो जाएगा, ये इंफिनिटी चला जाएगा नहीं, yes sir और ये वाला बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स, ये लेस देन है, लेस देन माइनस 5, माइनस तो 5 minus से infinity से छोटा, k तो यहाँ माइनस इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 5 रहेगा, जो ऊपर बताया था फॉर्मूला। यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आ गई 7 से इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी से -4। यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल हो गया, कोई बताएगा क्यों? sir yes ये सर, मॉड, क्योंकि mod of सर mod में minus positive one आना चाहिए। वो Negative सर वो होगा। पॉजिटिव ही देता है। हाँ तो भैया दो नेगेटिव नंबर के बीच में आपका पॉजिटिव नंबर कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ रिजल्ट देगा। फिर देखो फिर से मॉड की एक प्रॉपर्टी आ गई, अगर मॉड ऑफ एक्स ए से बी के बीच में हो तो कैसे खुलता है? दो आंसर आते हैं, एक एज इट इज खोल दो और एक नेगेटिव नेगेटिव करके माइनस बी माइनस ए। तो यहां पर लगा देते हैं इसको, तो x या तो 7 से इंफिनिटी हो जाएगा या फिर नेगेटिव कर दो तो माइनस इंफिनिटी से -7 हो जाएगा। तो आपका जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से -7 तक तो लेना पड़ेगा, और लगा है यूनियन 7 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका फाइनल डोमेन है बच्चे इसका। yes sir same सही है? yes sir same यस सर। तो देखो जो डोमेन निकालने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको 11th में ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारों के ना। yes sir अंडर रूट है तो उसका एक ही प्रॉब्लम है भैया, अंडर रूट के अंदर की चीज। अब जैसे मैं अंडर रूट को सॉल्व करने लगा तो मैं मॉड पे फंस गया, फिर मॉड की प्रॉपर्टी सॉल्व करी, फिर जैसे ही मॉड को खोला तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंस गया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगाई, फिर जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोला फिर से मॉड की प्रॉपर्टी आ गई, फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी। तो बस एक बार में एक चीज, एक लेयर खोलो दूसरी लेयर को सॉल्व करो। मतलब ये बिल्कुल प्याज की तरह है, बिल्कुल लेयर निकालते जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। सही है ना? Yes, sir. ऐसा ही कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो भाई, सबका लॉजिक एक ही है, एक एक लेयर को छीलते जाओ और अपने रिजल्ट पे पहुंचते जाओ। अच्छा ये वाला देखो जरा, डोमेन ही निकलवा रहा हूं आपको। फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, फिर प्लस, फिर दूसरा वाला अंडर रूट लगा हुआ है, फिर 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये है देखो। अब यहां पर आपको डोमेन निकालना है। आज मैंने डोमेन का एक अलजेब्रा बताया था आपको, प्रॉपर्टीज बताई थी। yes sir क्या करना पड़ेगा? sir domain of fx plus domain of gx का यूनिट इंटरसेक्शन। इसका डोमेन निकालूंगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसका डोमेन निकालूंगा अंडरलाइन किया, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा। प्रॉपर्टी ये कहता है, याद है मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, 3 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्लस के Yes. लिए, माइनस के लिए, 4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी डिवीजन के लिए भी। तो यहाँ तो फिर इसका मॉड, इसका जो अंडर रूट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ग्रेटर देन 0, 0 भी आएगा यहाँ पर है, यस सर। और इसकी Yes, sir, प्रॉब्लम यहाँ- सॉल्व करते हैं
यहां भी ग्रेटर देन 0 न्यूमरेटर में है। तो जैसे ही अंडर रूट की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वलिटी में आ गया, ये वाला हो जाएगा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताना। हाँ 4। सर एक इनइक्वालिटी बन रही है, डायरेक्टली सॉल्व डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। अब x ग्रेटर देन 1, तो आपको पता राइट में तो इन्फिनिटी होगी, लेफ्ट में क्या होगा ये आप मुझे बताएं। 1 सर के 1 प्लस सर ओनली के 2 हो जाएगा। नहीं बच्चे, सर सिर्फ के होगा, मतलब 1 होगा। 1 ही होगा यहाँ 1 होगा सर 1। और ये वाला लेस देन 4, तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या होगा 4, सर के 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करा देते हैं। क्या लिखूं इंटरसेक्शन में? क्या मैं 1 से 5 लिख सकता हूँ क्या? 1 से 5 मतलब 1 इंक्लूडेड। सर 1 इंक्लूडेड 1 से 1 से 5 बस हो गया काम। देखो यही आंसर है, ये इसका डोमेन है। यस सर। अगला वाला देखो, ये है, ये भी डोमेन ही है। डोमेन ऑफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां पर है साइन, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है यूं, फिर ऊपर पाई लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। ये अब ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेंस में। चलिए देखते हैं अभी। आपको अब देखो जरा एलजेब्रा ऑफ डोमेन में क्या था, इसका डोमेन डिवीजन में दो सर फंक्शन अभी भी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन क्या होगा? रियल All नंबर। numbers. x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसके लिए तो ऑल रियल ऑलरेडी नंबर। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं साइन फॉर, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल रहा हूं मैं। ये साइन है, आपको मालूम है साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, डिनोमिनेटर वाली। बस डिनोमिनेटर वैल्यू -1 नहीं होगी। सिर्फ एक है साइन की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन के अंदर जो इनपुट जाए वो सही जाए बस। सर ऑल रियल नंबर्स -1। तो जो आपका जो x प्लस 1 है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए ना। यस सर। और आपको मालूम है ये कैसे खुलता है? मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अलग कर दो, ऐसा कर दो इसको, क्यों? यस सर सही है। फिर ग्रेटेस्ट Yes. इंटीजर ऑफ x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। -1। अब इसकी प्रॉपर्टी होगी कि आपका जो क्या होगा, x कैसे खुलता है? ये -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि भैया -1 से -1 लेकर से 0। 0 तक नहीं चाहिए इसको। तो आपका आंसर क्या हो गया? डोमेन कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये तो ऑल रियल नंबर बोल रहा है, ये कह रहा है कि छोटा सा पोर्शन काट दो बीच में से, है ना? क्यों भाई? माइनस इनफिनिटी से Yes, sir. माइनस R minus हाँ, और 0 से -1, लेकर इनफिनिटी। तो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ऐसा लिख नहीं सकता क्या? देखो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 -1 -1 से 0। से 0। -1 से 0, -1 को भी काटना है, 0 को लेकिन चलेगा ना, 0 नहीं काटना। ये आप ऐसा लिख सकते हो। आप ये बोल रहे हो मुझे, आपका भी बोलना बिल्कुल सही है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपने ये बोला कि मुझे ऐसा लिख देते हैं, और x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1, 1 को इंक्लूड नहीं करना, फिर उसके बाद फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 को इंक्लूड करना। ये सही है क्या?
बताइए मैंने कुछ गलत लिखा है या सही लिखा है? सर सेम ही सही है। सही है। तो देखिए क्या उतना टफ नजर आ रहा है आपके? क्या टफ लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है ना। अब आपको आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करने की ना। लेकिन सब हर फंक्शन का अपना अपना रूल है, उन रूल को याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। ये है y is equal to 3 of greatest integer of x plus 1 माइनस नहीं, एक और है, मतलब दूसरा है ऐसे y इक्वल टू 4 ऑफ ग्रेटेस्ट ऐसे है -10। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है। जल्दी से बताओ तो। सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सर 2 मिनट। 1 को बाहर निकाल लेंगे फिर mod x निकल आएगा, मतलब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ये ऑलरेडी किया है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ना। यस सर। यस सर। तो ये सेकंड वाला क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ना, प्रॉपर्टी लगा के। ऐसा बन जाएगा। ठीक है। 50 बनाना। 7 से 51 आ रहा है। 7 इसको डालना पड़ेगा इसमें। y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 22। यस 2y Yes, sir. 2y आ गया 44। 40 सर Therefore 51 से लेकर सर 50 51 से लेके 52, 51 से लेते हैं 51 इंक्लूड। ये 44 और 7 51 से लेकर 44 52 ना। यस सर। यस सर। ग्रेटेस्ट mod of x plus 2 by 51। ठीक है। यस सर सही। चलिए अच्छा, आज इतना ही रखते हैं आज हैं। थैंक ओके यू सर। बताइए दूसरे बैच के बच्चे क्यों ज्वाइन करने लग गए? टाइम भी हो गया सही। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखा जाए फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।